नमस्कार, आप देख रहे रफ्तार मीडिया। मैं आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। महेंद्र भट्ट को दूसरी बार सौंपी गई उत्तराखंड बीजेपी की कमान। आगामी चुनावों में भट्ट की होगी महत्वपूर्ण भूमिका। धामी से नजदीक किया और संगठन की मजबूती से मिला दूसरा मौका। मॉनसून में पंचायत चुनाव कराने पर हंगामा। कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना। धस्माना बोले, भारी बारिश के बीच चुनाव कराना लोगों की जान के साथ बड़ा होगा खिलवाड़। डॉग स्क्वाड को मजबूत करने पर उत्तराखंड पुलिस का फोकस। डॉग स्क्वाड की संख्या और ट्रेनिंग दोनों बढ़ाने की तैयारी। हर मोर्चे पर डटे रहते हैं साइलेंट वॉरियर्स। और देहरादून पुलिस को मिली आधुनिक फोरेंसिक मोबाइल वैन। फोरेंसिक सबूत जुटाने में मिलेगी मदद। थानों में उपलब्ध कराई गई ऑल पर्पस क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन किट। उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पद पर एक बार फिर से महेंद्र भट्ट को चुना गया है। प्रदेश की राजनीति में ऐसा पहली बार हुआ है जब प्रदेश बीजेपी का कोई अध्यक्ष लगातार दूसरी बार रिपीट हुआ हो। राजनीतिक हलकों में पार्टी हाईकमान के इस फैसले को मुख्यमंत्री धामी के हाथ मजबूत करने से जोड़कर देखा जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की हुई ताजपोशी। अध्यक्ष पद पर दूसरी बार भट्ट को मिला मौका। क्या सीएम धामी के साथ जुगलबंदी ने आसान की राह, या जातीय समीकरण महेंद्र भट्ट के पक्ष में गया? उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पद पर महेंद्र भट्ट को लगातार दूसरी बार चुना गया है। महेंद्र भट्ट निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। हालांकि इसकी तस्वीर नामांकन के दौरान ही साफ हो गई थी कि एक बार फिर से महेंद्र भट्ट को ही अध्यक्ष पद की कमान सौंपी जाएगी। मगर प्रदेश की राजनीति में ऐसा पहली बार हुआ है जब बीजेपी का कोई अध्यक्ष लगातार दूसरी बार रिपीट हुआ हो। राजनीतिक हलकों में पार्टी हाईकमान के इस फैसले को सरकार के साथ बेहतर तालमेल और संगठन पर अच्छी पकड़ को वजह माना जा रहा है। इसके साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी से भट्ट की नजदीकी और बेहतर जुगलबंदी ने उनका दावा और भी मजबूत कर दिया है। वहीं महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में जितने भी चुनाव हुए, बीजेपी ने उन सभी चुनावों में जीत हासिल की और अब एक बार फिर से आगामी चुनावों का समय नजदीक था। अगर पार्टी अध्यक्ष बदलती तो आगामी चुनावों की रणनीति में भी बदलाव करना पड़ता। ऐसे में भाजपा ने कोई रिस्क न लेते हुए नया अध्यक्ष बनाने की बजाय दोबारा से महेंद्र भट्ट पर ही दाव खेलना बेहतर समझा। देखिए, मैं पार्टी के नेतृत्व का आभारी हूँ कि एक साधारण कार्यकर्ता को स्थान तक पहुँचाया है। मेरा प्रयास रहेगा कि देवभूमि का जो कार्यकर्ता है वो उत्साहित रहे। आगामी दिनों के अंदर पंचायत चुनाव है, विधानसभा के चुनाव है, उसमें कार्यकर्ता निष्ठा से काम करे। और मैं कह सकता हूँ इस बार के चाहे पंचायत चुनाव, विधानसभा चुनाव, भारतीय जनता बहुत अच्छे मतों से जीतेगी, ये विश्वास। इसके साथ ही महेंद्र भट्ट को रिपीट करने की एक बड़ी वजह जातीय समीकरण को साधने की भी मानी जा रही है। दरअसल सीएम पुष्कर सिंह धामी पार्टी में कुमाऊं का बड़ा ठाकुर चेहरा है। ऐसे में जातीय और क्षेत्रीय समीकरण साधने के लिए पार्टी ने अध्यक्ष पद पर गढ़वाल के ब्राह्मण चेहरे के रूप में महेंद्र भट्ट को दोबारा से चुना। खैर, भट्ट को रिपीट करने की वजह कई हो सकती है, लेकिन एक बात साफ हो गई है कि पार्टी हाईकमान ने सीएम पुष्कर सिंह धामी पर विश्वास जताया और प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में मुख्यमंत्री की ही चली, जिसका नतीजा ये रहा कि अध्यक्ष पद के लिए कई दावेदार होने के बावजूद अकेले महेंद्र भट्ट ने ही नामांकन किया और फिर से अध्यक्ष पद की बागडोर उन्हें ही सौंपी गई। ऐसे में अब आगामी चुनावों में महेंद्र भट्ट की अहम भूमिका होने वाली है, चाहे फिर पंचायत चुनाव हो या फिर 2027 का विधानसभा चुनाव। अब देखना ये होगा कि महेंद्र भट्ट पार्टी हाईकमान और सीएम धामी के विश्वास पर कितना खरा उतर पाते हैं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्विरोध निर्वाचित हुए बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को बधाई दी है। सीएम धामी ने अपने संबोधन में कहा कि काफी सहजता और सरलता के साथ महेंद्र भट्ट ने कामों को आगे बढ़ाया है। उत्तराखंड की भावनाओं को जागरूक करने के साथ ही उन्होंने कई काम किए हैं और हर कार्यकर्ता को परिवार की तरह जोड़ कर रखा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि संगठन की सबसे बड़ी मजबूती कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता के सहयोग और विश्वास के साथ संगठन मजबूत होता है।
उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रांतीय परिषद की बैठक में भी हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम धामी ने बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्टी जब किसी कार्यकर्ता को बड़ी जिम्मेदारी सौंपती है तो वह खुद को साबित करने का पूरा मौका उन्हें दिया जाता है, जिसका उदाहरण वह खुद है। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी का यह बयान समय से पहले पद से हटाए जाने वाले नेताओं को जवाब देने में देखा जा रहा है। उत्तराखंड बीजेपी ने एक बार फिर से महेंद्र भट्ट को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी है, जिसके बाद आगामी चुनावों में महेंद्र भट्ट की महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का आगामी चुनावों की रणनीति को लेकर क्या कुछ कहना है, उनसे खास बातचीत की देहरादून से हमारे संवाददाता अशोक कुमार ने। पार्टी की ओर से एक बार फिर महेंद्र भट्ट को दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। मेरे साथ इस समय खास बातचीत के लिए मौजूद है अध्यक्ष जी। सबसे पहले तो आपको रफ्तार मीडिया की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। क्या कहेंगे कि दोबारा प्रदेश अध्यक्ष पद की कमान सौंपी गई और ऐसा पहले ही बार हुआ है कि जब दूसरे प्रदेश अध्यक्ष पद को दोबारा रिपीट किया गया? देखिए, मैं पार्टी के नेतृत्व का आभारी हूँ कि साधारण कार्यकर्ता को स्थान तक पहुँचाया है। मेरा प्रयास रहेगा कि देवभूमि का जो कार्यकर्ता है वो उत्साहित रहे। आगामी दिनों के अंदर पंचायत चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, उसमें कार्यकर्ता निष्ठा से काम करे। और मैं कह सकता हूँ इस बार के चाहे पंचायत चुनाव, विधानसभा चुनाव, भारतीय जनता बहुत अच्छे मतों से जीतेगी। ये विश्वास। आपने संगठन को जिस तरीके से मजबूत करने का काम किया, यही वजह है कि आपको दोबारा यह कमान सौंपी गई। अब ऐसे में नई रणनीति क्या होगी? किस रणनीति के साथ महेंद्र भट्ट जी मैदान में उतरेंगे? पंचायत चुनाव सबसे बड़ी चुनौती भी रहने वाली है। देखिए, संगठन मजबूत है। अब नई टीम बनेगी। नई टीम के कार्यकर्ताओं के द्वारा हम अपने चुनाव की रणनीति को बनाएंगे। और पंचायत चुनाव में जैसे हम पिछली बार सभी अधिकतर सीटों पर हम जीते थे, इस बार तो हरिद्वार सीट हमारे पास है, बाकी की 12 जीतनी है, उस दिशा में बढ़ रहे हैं। आखिरी सवाल, 2027 में आपने कहा है कि 60 पार का नारा लेकर के चलेंगे, आसान होगी ये राह? 100% आसान होगी। और हम जिस दिशा की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कहते हैं उसको धरातल पर उतारते हैं। तो ये थे नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब एक नई रणनीति के साथ मैदान में उतरेंगे। पंचायत चुनाव में भी जीत का प्रचंड लहरा करके पार्टी को और मजबूत करने का काम करेंगे। इसी के साथ साथ 2027 के विधानसभा चुनाव में भी 60 पार के नारे के साथ भाजपा जीत हासिल करेगी। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं अशोक कुमार, रफ्तार मीडिया। वहीं उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस मॉनसून सीजन में पंचायत चुनाव कराए जाने को लेकर सवाल उठा रही है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य को पंचायतों का कार्यकाल अक्टूबर-नवंबर में खत्म हो चुका था, बावजूद इसके वक्त पर परिसीमन नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि चुनाव को जानबूझकर टाला गया। अब जबकि राज्य में मॉनसून है, ऐसे में प्राकृतिक आपदाओं का खतरा रहता है। ऐसे समय में चुनाव कराया जाना गलत है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पंचायत चुनाव जिस प्रकार से समय पर न करवाए, नवंबर के महीने में, अक्टूबर के महीने में पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो गया था। सरकार को उसकी तैयारी करनी चाहिए थी। सरकार को उसके लिए राज्य में चाहे निर्वाचन नामावलियां हो पंचायतों की, चाहे परिसीमन हो, चाहे आरक्षण हो, इस काम को पंचायतों के कार्यकाल के समाप्त होने से पहले पूरा करना चाहिए था। उत्तराखंड पुलिस अब अपने वफादार सहयोगियों की टीम को और मजबूत करने का प्लान पर काम कर रही है। बम हो या ड्रग्स, भूस्खलन हो या आपदा, ये साइलेंट वॉरियर्स हर मोर्चे पर डटे हुए नजर आ रहे हैं और कई बार इन्हीं की वजह से जिंदगियों को आखिरी उम्मीद मिलती है। ऐसे में अब उत्तराखंड पुलिस का क्या कुछ खास प्लान रहने वाला है, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। उत्तराखंड पुलिस अब डॉग स्क्वाड की ताकत को और बढ़ाने जा रही है। बीते सालों में इन डॉग सोल्जर्स ने पुलिस के लिए कई मुश्किल मामलों को आसान बनाया है। नारकोटिक्स से लेकर बम डिटेक्शन, लापता शवों की तलाश से लेकर चेकपोस्ट जांच तक हर जगह ये कैनाइन कमांडो पूरे मुस्तैदी से डटे हुए नजर आए। बीते साल केदारनाथ आपदा से लेकर मालदेवता त्रासदी तक इन घटनाओं में मलबे से शवों को खोज निकालने का जिम्मा सबसे पहले इन्हीं डॉग स्क्वाड के कंधों पर रहा।
इसके साथ ही बड़े अपराधों में भी इनकी मदद से पुलिस कई अपराधियों को पकड़ने में कामयाब रहती है। अभी उत्तराखंड पुलिस के पास 3 प्रमुख नस्लों के डॉग हैं, जर्मन शेफर्ड, लैब्राडोर रिट्रीवर और बेल्जियम मैलेनॉइस। इसमें से पहाड़ी इलाकों की जलवायु और उबड़-खाबड़ भूगोल को देखते हुए जर्मन शेफर्ड को सबसे ज्यादा मुफीद माना जा रहा है। देखिए, जहाँ तक पुलिस डॉग हैं वो लैब्रा भी हैं, लैब्राडोर है और बेल्जियम मैलेनॉय है, जर्मन शेफर्ड डॉग है ये, और डॉबरमैन पिंचर भी रखे जाते हैं कहीं पर। लेकिन उत्तराखंड में अभी और हमारे एसडीआरएफ में जर्मन शेफर्ड डॉग रखे हुए हैं। और पुलिस जर्मन शेफर्ड ही ज़्यादा हम प्रेफर कर रहे हैं। जर्मन शेफर्ड डॉग ऐसा अन्य डॉग के मुकाबले थोड़ा सा शारीरिक जो उसकी जो संरचना थोड़ी सी गठीली और थोड़ा सा ये है कि कई बीमारियों को वो जो है आसानी से वो कर पाता है, सरवाइव कर पाता है, तो इसलिए हम रखते हैं। और जैसे हमारा जो उत्तराखंड राज्य है, यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थिति है, तो ऊपर क्षेत्र में पहाड़ी क्षेत्रों में जब कोई ऐसी आपदा आती है तो उस दौरान हमारा जर्मन शेफर्ड है औरों के मुकाबले अच्छा वहाँ सरवाइव कर पाता है, रह पाता है, क्योंकि वो फरी है। और हमारे पास जो डॉग है सारे डबल कोड डॉग है, जर्मन शेफर्ड। अब उत्तराखंड पुलिस इन डॉग स्क्वाड की संख्या और ट्रेनिंग दोनों को बढ़ाने जा रही है। आने वाले समय में इन्हें हाईवे, इंटरस्टेट चेकपोस्ट और सार्वजनिक जगहों पर भी तैनात किया जाएगा, ताकि संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। इसके साथ ही आपदाग्रस्त प्रदेश में रेस्क्यू करने वाली एसडीआरएफ में भी इनकी संख्या बढ़ाने के लिए प्रस्ताव भेजे जा रहे हैं। ये बात आपकी सही है कि जिस तरह से हमारी एक बटालियन और बढ़ रही है और 6ठी कंपनी भी हमारी अब कुछ महीनों में चालू हो जाएगी, तो इसके सापेक्ष हमको डॉग हैंडलर्स और डॉग स्क्वाड में भी बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। तो इस पे हम निश्चित ही पीएचक्यू को डॉग स्क्वाड बढ़ाने के लिए लिखेंगे। इन 4 पैरों वाले सोल्जर्स ने साबित किया है कि सुरक्षा सिर्फ हथियारों से नहीं, समर्पण और समझदारी से भी की जा सकती है। उत्तराखंड पुलिस के डॉग स्क्वाड अब सिर्फ ऑपरेशन का हिस्सा नहीं, बल्कि हर नागरिक की सुरक्षा के अभिन्न प्रहरी बनते जा रहे हैं। राज्य में इनकी संख्या और सक्रियता बढ़ाने के साथ साथ एक संदेश भी साफ है। पुलिस अब तकनीक, ट्रेनिंग और निष्ठा तीनों मोर्चों पर खुद को और अधिक मजबूत करने में जुटी हुई नजर आ रही है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट। राजधानी देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल की रंगबाजी का एक ऐसा मामला सामने आया जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। डीएम साहब अक्सर देखे जाते हैं कि आम जनता के बीच जाते हैं और आम जनता को ही कुछ नहीं समझते, लेकिन शायद अब डीएम साहब लोकसभा अध्यक्ष को भी कुछ नहीं समझते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आइए आपको इस रिपोर्ट में पूरा मामला समझाते हैं। देहरादून के जिलाधिकारी की एक ऐसी रंगबाजी, माननीय करते रहे डीएम साहब को फोन, लोकसभा अध्यक्ष को नहीं मिला प्रोटोकॉल, शासन ने थमाया नोटिस, अब निकलेगी हेकड़ी। राजधानी देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल, जो हमेशा से अपने अक्खड़ स्वभाव को लेकर चर्चाओं में रहते हैं, लेकिन उनका ये व्यवहार उन्हें शायद अब ले डूबेगा, क्योंकि इस बार डीएम साहब ने अपनी ये अकड़ किसी आम व्यक्ति को नहीं बल्कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को दिखा डाली, जिसके जवाब में उन्हें नोटिस भी थमाया गया। दरअसल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बीते दिनों 12 जून को मसूरी स्थित प्रशासनिक अकादमी में 127वें इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। इस मौके पर एलबीएस अकादमी में प्रशिक्षण ले रहे अधिकारियों को उन्होंने संबोधित भी किया। आरोप है कि देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल की तरफ से लोकसभा स्पीकर को जो प्रोटोकॉल मिलने चाहिए थे वो नहीं मिले। डीएम साहब ना तो लोकसभा अध्यक्ष को रिसीव करने पहुंचे और ना ही लोकसभा अध्यक्ष के स्टाफ की तरफ से किए गए 14 से ज्यादा बार फोन का कोई जवाब देना जरूरी समझा, जिसका नतीजा ये हुआ कि प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने पर लोकसभा कार्यालय ने सरकार से स्पष्टीकरण मांगा, जिसके बाद जिलाधिकारी को शासन की तरफ से नोटिस जारी किया गया। लेकिन उनके इस व्यवहार को लेकर तमाम तरह के अब सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जब डीएम साहब औचक निरीक्षण पर निकलते हैं तब वो नजारा किसी फिल्मी सीन से कम नहीं होता, चाहे फिर आम व्यक्ति से बात करने का तरीका हो या फिर किसी अधिकारी या कर्मचारी को समझाने का लहजा, जो साफ दिखाता है कि डीएम साहब अपने खड़ूस व्यवहार से कभी बाज नहीं आने वाले।
मगर अब सोचने वाली बात ये हो जाती है कि जब जिलाधिकारी सविन बंसल लोकसभा अध्यक्ष के प्रोटोकॉल का ही उल्लंघन कर रहे हैं तो जनता के साथ उनका व्यवहार कैसा होता होगा। उनके इस व्यवहार के चलते क्या एक आम इंसान अपनी बात उनके सामने बेझिझक रख पाता होगा? क्या वाकई जिलाधिकारी सविन बंसल अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते? क्या एक जिम्मेदार पद पर बैठे अधिकारी को ये व्यवहार शोभा देता है? ये वो तमाम सवाल है जिनके जवाब अब डीएम साहब आपको देने होंगे। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं राजधानी में बड़ी आपराधिक घटना होने पर अब फोरेंसिक साक्ष्य जुटाने के लिए पुलिस को फोरेंसिक लैब पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। दरअसल देहरादून पुलिस को अब एक आधुनिक फोरेंसिक मोबाइल वैन मिल गई है, जिससे पुलिस टीम घटनास्थल से खुद ही साक्ष्य जुटाने का काम कर सकती है। आपको बता दें कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला से आए फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने पुलिस कर्मचारियों को वैन से होने वाली फोरेंसिक जांच के संबंध में जानकारी दी। इसके साथ ही एसएसपी ने बताया कि सभी थानों में ऑल पर्पस क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन किट भी उपलब्ध कराई गई है। हाँ, देखिए, जो हमारी एडवांस फोरेंसिक लैब की 65 लाख की एक वैन हमें मिली है, जो पूरी तरह से सुसज्जित है, जिसमें सभी इक्विपमेंट भी है, हर तरह के इसमें टेस्ट करने के लिए भी इसमें इक्विपमेंट्स लगे हैं। जो मोबाइल कहीं भी ऐसे घटनाक्रम होता है, खासकर हीनियस ऑफेंस होता है, ये मौके पर वहाँ जाकर जितने भी हमारे एविडेंसेस फोरेंसिक के होते हैं उसको कलेक्ट करेंगे। क्योंकि इसमें ट्रेनिंग भी हमने, जो हमारे जो कर्मचारी हैं उनकी ट्रेनिंग भी करा दी गई है। और जो नया कानून है उसमें भी ये मैंडेटरी है कि जिस तरह के अगर हमारे हीनियस ऑफेंसेस में खासकर ऐसी जगहों पर फोरेंसिक यूनिट्स जाएगी, क्योंकि हर जगह पहुंचना एक हमारी लैब से नहीं हो पाता था पॉसिबल। इसको देखते हुए शासन ने इसको उपलब्ध कराया और मुझे लगता है इसके आने से जो हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है इसमें और गुणवत्ता आएगी। उधर कीर्तिनगर पहुंचे ग्राम्य विकास विभाग के अपर आयुक्त ने क्षेत्र का दौरा किया है और बताया कि रिवर्स प्लान के चलते गांव फिर से गुलजार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार रिवर्स प्लान को लेकर बेहतर कार्य कर रही है, कई योजनाएं चलाई जा रही है, जिसका फायदा ये हुआ है कि गांव वापस लौटे प्रवासियों के लिए आजीविका का साधन तैयार है। मुख्यतः उत्तराखंड के जो पलायन प्रभावित गांव हैं उसमें रिवर्स पलायन के नाम पर बहुत सारी सरकारी स्कीमें और बहुत सारा शासकीय प्रयास किया जा रहा है। आज भी एक जो पलायन प्रभावित गांव है वहां जो हमारे प्रवासी वापस आए हैं उनके द्वारा बहुत बेहतरीन कार्य यहाँ पर किया गया हुआ एक गाँव है, उसमें है। और इसी सिलसिले में आज कीर्तिनगर ब्लॉक का भ्रमण और इस क्षेत्र को देखने के लिए, ताकि जो उनकी परिस्थितियां हैं उनके लिए और क्या शासकीय मदद की जा सकती है, इस सापेक्ष यहाँ का भ्रमण है आज। वहीं देश भर के साथ प्रदेश में भी नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया गया। इस मौके पर दून मेडिकल कॉलेज में दिव्या हिमग्रे के सहयोग से एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी कुंवर राज अस्थाना ने कहा कि आज का दिन चिकित्सा क्षेत्र में डॉक्टरों के समर्पण और उनकी निस्वार्थ सेवा के प्रति आभार व्यक्त करने वाला दिन है। आपको बता दें कि कार्यक्रम में करीब 20 से ज्यादा डॉक्टर्स को सम्मानित किया गया। हालांकि इस साल 11 मेडिकल संस्थानों में से तकरीबन 60 डॉक्टर्स के नॉमिनेशंस जो है सामने आए थे। ऐसे में यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स की अध्यक्षता में बनाई गई स्क्रीनिंग कमेटी ने डॉक्टर ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजे जाने वाले डॉक्टरों का सिलेक्शन किया। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज नेशनल डॉक्टर्स डे है और पूरे प्रदेश के अंदर डॉक्टर्स डे पर डॉक्टर ऑफ द ईयर कार्यक्रम की शुरुआत 2022 में हुई थी, जो प्रतिवर्ष हम लोग यहाँ पर देहरादून में दून मेडिकल कॉलेज के अंदर इसका आयोजन लगातार हो रहा है, जिसमें हर साल डॉक्टर्स का नॉमिनेशंस आता है और उसमें से कुछ डॉक्टर्स का सिलेक्शन होता है। जी हाँ, आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के अवसर पर आज के दून मेडिकल कॉलेज के सभागार में यह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और पूरे प्रदेश से जितने भी जो है नामी चिकित्सक हैं और एक स्क्रीनिंग बॉडी के द्वारा पारदर्शिता के साथ जो है इसका चयन हुआ है और यहाँ पर लगभग जो है 20 से अधिक जो है चिकित्सकों को आज सम्मान दिया जा रहा है इस कार्यक्रम में।
नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के कारखाना प्रबंधक हरीश चंद्र आर्य के सेवानिवृत्त होने पर सहकारी डेयरी प्रशिक्षण संस्थान परिसर में विदाई समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नैनीताल दुग्ध संघ परिवार ने उन्हें सम्मान पूर्वक बधाई दी है। आपको बता दें कि अपने कार्यकाल के दौरान हरीश चंद्र आर्य ने कनार ब्रांड के तहत घी उत्पादन की शुरुआत की, जिसे संस्था की उपलब्धियों में एक स्वर्णिम अध्याय माना जा रहा है। इस दुग्ध संघ में मेरे हुए कम से कम 30 साल हो गए हैं। मेरे साथ जितने सभी ने काम किया, मेरे बहुत सहयोग से काम किया, सहयोग दिया, और जिससे हमारी संस्था आज इस मुकाम पर है। इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए अपने माननीय अध्यक्ष जी, सामान्य प्रबंधक एवं मेरे समस्त सहयोगी और कर्मचारियों का आभार व्यक्त करूंगा, जो इतना अच्छा कार्यक्रम आज ऑर्गेनाइज किया। जो ये नैनीताल दुग्ध संघ का बड़े पक्ष रूपी दुग्ध संघ है, उसके एक अनुभवी अधिकारी जिन्होंने लगभग 32 वर्ष इस नैनीताल दुग्ध संघ को, मैं कह सकता हूं कि उधम सिंह नगर और नैनीताल दोनों दुग्ध संघ होते थे 93 में, तो तब से इन्होंने काम करा। और आज नैनीताल दुग्ध संघ ही नहीं, आप फेडरेशन के प्रबंधक पद पे विगत 2 वर्षों से कार्य कर रहे हैं। और मैं ये कह सकता हूं कि मैं जब से दुग्ध संघ अध्यक्ष बना और फेडरेशन का प्रशासक था, तो मेरा हमेशा प्रयास रहा कि नैनीताल दुग्ध संघ के जो अधिकारी हैं वो फेडरेशन में जाएं। तो उसमें हमने 3 लोगों को यहाँ से नैनीताल दुग्ध संघ से पूरे प्रदेश में सेवा देने के लिए भेजा था। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। महेंद्र भट्ट को दूसरी बार सौंपी गई उत्तराखंड बीजेपी की कमान। आगामी चुनावों में भट्ट की होगी महत्वपूर्ण भूमिका। धामी से नजदीक किया और संगठन की मजबूती से मिला दूसरा मौका। मॉनसून में पंचायत चुनाव कराने पर हंगामा। कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना। धस्माना बोले, भारी बारिश के बीच चुनाव कराना लोगों की जान के साथ बड़ा होगा खिलवाड़। डॉग स्क्वाड को मजबूत करने पर उत्तराखंड पुलिस का फोकस। डॉग स्क्वाड की संख्या और ट्रेनिंग दोनों बढ़ाने की तैयारी। हर मोर्चे पर डटे रहते हैं साइलेंट वॉरियर्स। और देहरादून पुलिस को मिली आधुनिक फोरेंसिक मोबाइल वैन। फोरेंसिक सबूत जुटाने में मिलेगी मदद। थानों में उपलब्ध कराई गई ऑल पर्पस क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन किट।